चलो, लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने किया था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर किया था, है हाँ, ना? हाँ सर। उसमें देखा था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज आइडियल क्रॉस बी। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद देखा था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी आर्बिट्ररी शेप साइज का है तो उस केस में दोनों एंड पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करता है उस स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के रिस्पेक्ट में, मींस उसको एक स्ट्रेट कंडक्टर मान लें और फोर्स निकाल लें, तो वही हमारा आंसर होता था। यस सर। क्योंकि इंटीग्रल आइडियल इज नथिंग बट पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिखाया था। हाँ सर। ठीक है, फिर उसके बाद उसी में कंटिन्यूएशन में मैंने कहा था कि यही अगर करंट कैरिंग लूप हो तो करंट कैरिंग लूप में सिंस क्लोज्ड लूप है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमेशा नेट फोर्स 0 रहेगा। यस सर। हाँ ये सर। सिखाया था। तो उसी में अब आगे बढ़ते हैं कि किसी करंट कैरिंग लूप पर नेट टॉर्क क्या होता है, 0 होता है, नहीं होता है, कितना होता है, ये सब देखेंगे। ठीक है, सो हेडिंग इज, अच्छा उससे पहले मैग्नेटिक मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। तो पहले ये देखते हैं। तो क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की जरूरत पड़ेगी जब आगे हम लोग टॉर्क डिफाइन करेंगे तब। So magnetic moment on a current carrying loop. तो पहले देखते हैं कि ये मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है। सो उसके लिए एक सेकेंड रुकना। कुछ प्रॉब्लम है, कोई नहीं, ये रहने दो। सो सबसे पहले ये मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है वो देखते हैं। तो डाइपोल मोमेंट मालूम है हम लोगों को, मालूम है ना? हाँ सर। यस सर। तो उसी डाइपोल के जैसा जरा सा हम एक क्लासिकल मैग्नेट को समझते हैं। क्लासिकल मैग्नेट का मतलब है जैसे चार्ज के साथ क्या है, चार्ज तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करता है। हाँ सर। लेकिन मैग्नेट के केस में कभी मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब केवल नॉर्थ पोल होगा ऐसा नहीं है, या केवल साउथ पोल होगा वैसा भी नहीं है। तो हमेशा एक मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ दोनों पोल रहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को नॉर्मल मैग्नेटिक मोमेंट बता रहा हूं, करंट कैरिंग लूप 2 मिनट के बाद। तो कोई एक मैग्नेट है मान लो, जिस मैग्नेट का लेंथ L है और इस मैग्नेट के इंडिविजुअल पोल का पोल स्ट्रेंथ M है। पोल स्ट्रेंथ का मतलब है जैसे डाइपोल में चार्ज होता था ना, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, हाँ सर। वैसे ही नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ स्मॉल m और साउथ पोल का स्ट्रेंथ स्मॉल m। तो उस केस में क्या होता था, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम डाइपोल मोमेंट होता था। हाँ सर। ठीक वैसे ही इसमें मैग्नेटिक मोमेंट है जो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ मैग्नेट होता है। ये मैं आपको मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट बता रहा हूं।
ठीक है, तो ये मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक वैसे ही अब आते हैं हम लूप पर। तो अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, लूप मतलब वो किसी शेप साइज का हो सकता है, सर्कल बनाओ, टेढ़ा मेढ़ा, जैसा भी बनाओ, क्लोज्ड लूप होना चाहिए। जैसे मान लो मैं इस बार ये बना देता हूँ, तो कोई ये करंट कैरिंग लूप है। करंट कैरिंग लूप का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट कहीं भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसा मन वैसा, ऐसे मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो एक लूप है जिस लूप में आई करंट फ्लो हो रहा है। कैट क्यों बना रहा हूं, आइडियल याद है इसके लिए। अरे ओ भाई साहब, ठीक है जो भी है। सो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अगर इस लूप का एरिया, अगर इस लूप का एरिया ए है, ये जो इनक्लोज्ड एरिया है, ये किसी भी शेप साइज का हो, उससे मतलब मुझे नहीं है। तो अगर इस लूप का एरिया ए है, जिस क्लोज्ड लूप में ये करंट कैरिंग कंडक्टर इनक्लोज करता है, तो अगर इसका एरिया ए है, ध्यान से सुनना सब, तो इसमें जो करंट जैसे अपने केस में क्लॉकवाइज है, दिख रहा है, हाँ तो गॉस लॉ में जैसे एरिया वेक्टर पढ़े थे, वैसे अगर हम राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे क्लॉकवाइज, तो नीचे का जो डायरेक्शन होगा, नीचे का जो डायरेक्शन नॉर्मल होगा इस पर्टिकुलर केस में, ये कहलाएगा एरिया वेक्टर। ठीक है, अच्छा, ये जो कॉइल है, लूप मतलब मैंने तो एक ही टर्न बनाया है, हो सकता है इस लूप में ऐसे ऐसे करंट के बहुत सारे टर्न हो। जैसे वायर लपेटा रहता है ना, किसी कंडक्टर के ऊपर वायर लपेटा रहता है, तो उसमें बहुत सारे वायर्स होते हैं ना। हाँ सर। तो n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एक टर्न में आई करंट है और एरिया वेक्टर ए है, तो n इंटू आई इंटू एरिया वेक्टर ए, ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। इसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं ऑफ अ लूप। किसी किसी बुक में देखोगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी लिखा हुआ रहता है, वो एक ही बात है समझने के लिए। आया समझ में? सर फोर्स तो 0 होगा ना, बट क्या हुआ? फोर्स 0 होगा ना? फोर्स 0 होगा। फोर्स कितना होगा, टॉर्क कितना होगा, वो सब सीखेंगे, इसी के लिए इस क्वांटिटी की जरूरत है। इसीलिए पहले ये सिखा रहा हूँ 10 मिनट कि मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना आ गया, तब इस पर फोर्स और टॉर्क निकालना आपको आसान हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करना, इसके लिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं। आया समझ में? तो इस फॉर्मूला में स्मॉल आई क्या है? करंट इन लूप। करंट। सर करंट इन लूप। करंट इन लूप नहीं है बेटा, यही समझाना चाह रहा हूँ। स्मॉल आई है मेरा, सबसे पहले तो स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स, आई है करंट इन ईच टर्न, आई है करंट इन ईच टर्न, और ए कैप है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्योमेट्रिकल एरिया के बराबर होगा,
मालूम है? हाँ सर। तो ये जो एरिया वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तो होगा ज्योमेट्रिकल एरिया के बराबर। जो ज्योमेट्रिकल एरिया है वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन के लिए समझ लीजिए राइट हैंड रूल, जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट और बाकी में होता था कि हम अपने राइट हैंड से करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे तो जो थंब होगा वो थंब मुझे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देगा। ठीक है? हाँ सर। तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले केवल और केवल हम लोग अभी मैग्नेटिक मोमेंट 4-5 कैलकुलेट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। टॉर्क और ये सब पढ़ाना मुझे आसान हो जाएगा। तो जल्दी से इसको जरा कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। So I L square root 3/2. नहीं बेटा, ये तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना, आई कैप जे कैप के कैप ऐसा कुछ आएगा सर ना। एल स्क्वायर आई अपॉन 2 आई कैप प्लस एल स्क्वायर इंटू रूट 3/2 जे कैप। गलत है। अच्छा सर, आई और जे उल्टा होगा। तो भी गलत है। सर एल स्क्वायर आई एन कैप हो सकता है। एन नहीं, आई जे के में बोलोगे ना। बोलो। सर रूट 3/2 एल स्क्वायर आई कैप, एल स्क्वायर आई कैप माइनस एल स्क्वायर आई जे कैप अपॉन 2। शायद सही हो सकता है, देखते हैं। इधर देखो, सुनो सब। मैं दिख रहा हूं आप लोगों को? एक सेकेंड, दिख रहा हूं? तो देखिए, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है ऐसा, तो ये लूप है। अब ये लूप आपका अगर देखेंगे तो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो जब ये एक्स एक्सिस के से 60 डिग्री नहीं 0 डिग्री बनाएगा, तो उस समय इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ये जो 60 डिग्री दिख रहा है आपको ऐसे, ये ऐसे हो गया। एक्स एक्सिस के साथ जो 60 डिग्री है वो 60 0 हो गया, मतलब एक्स जेड प्लेन में हो गया। हाँ सर। हो गया एक्स जेड प्लेन में, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो उस समय एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? माइनस 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 सर माइनस वाई। जे वाई। कैप में, हाँ भाई। है ना? तो अगर ये अपनी जगह से 60 डिग्री इधर मुड़ा
तो इसका मतलब क्या है कि एरिया वेक्टर अब जो ऐसे समझो, जो एक्स वाई वाला लाइन है, दूसरा मेथड ही बताऊंगा बट ये सबसे छोटा मेथड है, ऐसे समझते हैं, ड्राइंग कर देता हूं। ये जो मेरा एक्स वाई वाला लाइन है, तो देखिएगा ध्यान से, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, है ना। तो जैसा मैंने कहा कि पहले एरिया वेक्टर इधर होता, अगर मेरा 0 डिग्री होता तो, हाँ सर। अब ये अपनी जगह से 60 डिग्री इधर हुआ है, तो एरिया वेक्टर अपनी जगह से 60 डिग्री इधर हो गया होगा। हाँ सर। तो ये जो भी एरिया है उसका cos 60 कंपोनेंट इधर होगा और sin 60 कंपोनेंट इधर होगा। हाँ सर। अच्छा, जो इधर है नीचे वाला डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है जहां मैंने sin 60 लिखा है? प्लस आई। प्लस आई। हाँ, ये प्लस एक्स है और ये माइनस वाई है ना। डायग्राम में देखेंगे ध्यान से तो हम लोग इस एरिया वेक्टर को ध्यान से देखिए। अब एरिया वेक्टर को मैं लिख सकता हूं, क्या लेंथ एल है ना, तो एल स्क्वायर साइन 60 आई कैप माइनस एल स्क्वायर कॉस 60 जे कैप, हाँ या ना। हाँ सर। साइन 60 is √3/2, so √3 L square by 2 I cap minus L square by 2 J cap, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। अब ये एरिया वेक्टर हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर का डेफिनेशन बताया मैंने, क्या होता है, N इंटू I इंटू एरिया वेक्टर, N इंटू करेंट I इंटू एरिया वेक्टर, ऐसा होता है। हाँ सर। तो N है मेरा 1, करेंट है I और एरिया वेक्टर आपका हो गया L स्क्वायर बाई 2 इंटू √3 I कैप माइनस J कैप। ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? हाँ हाँ सर। या कोई डाउट है किसी को? तो समझ गया। लिख लो। फिर एक दूसरा तरीका भी बताते हैं जो तुम लोग अभी के अभी कुछ दिनों पहले वेक्टर एंड 3D में पढ़े होगे, वो वाला मेथड भी बताता हूँ सिंपल सा, या पहले फिजिक्स में भी पढ़े होगे क्रॉस प्रोडक्ट के समय। दूसरा मेथड भी बताता हूँ जिसमें अगर ये विजुअलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। हो गया सर। हो गया? चलो, अब इसका एक अल्टरनेटिव मेथड देखो। मान लो ये विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका एक दूसरा तरीका देखिए। सब लोग सुनिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग सिखाया है आप लोगों को सर ने? हाँ सर। वेक्टर हाँ एंड सर। 3D में क्या होता है? सर area of parallelogram formed by the vectors. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर ए और बी वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है या एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम होता है? Area vector. एरिया वेक्टर होता है। सबको मालूम है ये बात? हाँ सर। हाँ हाँ तो सर। यहाँ पर इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा OC क्रॉस CB।
हाँ सर। हाँ सर। तो अगर मान लो ये कुछ विजुअलाइजेशन मुझे नहीं करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा कि एरिया वेक्टर इज ओसी क्रॉस सीबी। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। दोबारा से इस डायग्राम में देखिए, ओसी वेक्टर तो एक ही प्लेन में हम लिख सकते हैं L cos 60 I कैप प्लस L sin 60 J कैप, लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। तो ओसी को मैं लिख देता हूं L cos 60 I कैप प्लस sin 60 J कैप, लिख दिया। और सीबी वेक्टर क्या है? L K कैप है शायद। हाँ सर। डायग्राम देखिए, मैं ऊपर करता हूं फिर से। जो मेरा C2B वेक्टर है ये L K कैप है, हाँ सर। दिख रहा है सबको? तो इसको लिख दिया L K कैप। अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो L इंटू L स्क्वायर हो गया, cos 60 1/2 I क्रॉस K क्या होता है? जे सर माइनस है। माइनस जे। माइनस जे, तो माइनस जे कैप। साइन 60 √3/2 जे क्रॉस के क्या होता है? आई कैप। आई कैप, तो प्लस आई कैप। तो आप देखेंगे तो L²/2 √3 I कैप माइनस जे कैप, यही एरिया वेक्टर पहले भी आया होगा शायद। हाँ सर। और ये एरिया वेक्टर आ गया तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इज N इंटू I इंटू एरिया वेक्टर A। तो अपने केस में आंसर विल बी I इंटू L²/2 इंटू √3 I कैप माइनस जे कैप, ये हो गया आंसर। समझे? सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि क्रॉस प्रोडक्ट एरिया वेक्टर देता है, जो कि आपको पहले से मालूम है, जस्ट यूज करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट एज एरिया वेक्टर। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। पीछे वाला भी करना है क्या? मैंने मुझे याद नहीं है दिया था कि नहीं करने को। हाँ सर, कर लिया पहले वाला। अच्छा कर लिए हैं, देख लीजिए किसी ने नहीं किया है तो कर लो। सो हो गया। हो गया? हाँ सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट निकालने वाला काम, एक और क्वेश्चन देखिए।
दिख रहा है क्वेश्चन अच्छे से? हाँ सर। कोशिश कीजिए। CDEF नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ ABC ये है D, ये है E और ये है F। कोशिश कीजिए। बोलिए। सर एल स्क्वायर इंटू आई। इसमें तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है क्वेश्चन में। हाँ सर एल स्क्वायर आई। है ना? तो आपको डायरेक्शन नहीं बताना है। गलत है, गलत है। √2IL²। शायद सर सही, एल स्क्वायर आई अपॉन √2। शायद सही बोल रहे हो। L² I इंटू √2 होगा, अपॉन नहीं। L²I√2। L² इंटू I इंटू √2 ऐसा होगा। समझ आया कैसे? बाकी लोगों को कैसे बताया पहले ये बोलो, जिसने भी बोला। सर BE के थ्रू इमेजिनरी वायर को मान के 2 लूप बना दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जैसा इसने कहा, देखो मैं भी वही करता हूँ। यहाँ पर 2 वायर रख लेता हूँ इमेजिनरी, एक ऐसा और दूसरा एक और दूसरे कलर का, दूसरा एक वायर ऐसा। तो ये जो ब्लू वाला वायर लिया है ये है नीचे वाला, तो ऐसा। और जो ग्रीन वाला लिया है ये ऊपर वाले लूप का। तो ये ऊपर वाला एक लूप बन गया और ये नीचे वाला एक लूप बन गया। बन गया। हाँ तो सर। ऊपर वाले लूप का मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा, उसका एरिया वेक्टर जिधर होगा, और नीचे वाले का मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर वाले के मैग्नेटिक मोमेंट के परपेंडिकुलर होगा। और सारे डायमेंशन इक्वल हैं तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, है ना? समझ रहे हो? जी सर। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 वेक्टर आइडेंटिकल है 90 डिग्री पर, तो m√2 होगा। और किसी एक का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? I इंटू एरिया, सो I इंटू L² इंटू √2। ये हमारा आंसर होगा। सर वो एल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ना? मारूंगा। सर ईच साइड ऑफ द लूप एल दिया है तो वो L/2 हो जाएगा। साइड कितना दिख रहा है? क्या सर? साइड कितने दिख रहे हैं तुम्हें? AB एक साइड है, BC दूसरा साइड है, CD तीसरा साइड है, DE चौथा साइड है, EF पांचवा साइड है, FA छठा साइड है। सर AC पूरा L होगा ना? मारूंगा। अच्छा है, अलग अलग है क्या? 6 साइड हैं या 4 साइड हैं, पहले ये बताओ। सर 6 है ना? अच्छे अच्छा है। हाँ सर 6 है। और हर साइड का लेंथ L है ना? ओके सर ठीक है। हाँ आगे बढ़े। हाँ सर। एक और क्वेश्चन करो। लिख लिया है सबने ना? हाँ सर। हाँ सर। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए।
इधर देखो, एक करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बाकी दूंगा तो करना। ड्रॉ। भाई साहब थोड़ा और बड़ा हो जाना। ये एक यूनिफॉर्म रिंग है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म रिंग है, तो ये इसका एक्सिस है। सो ये अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, कर रहा है ना। और इस रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, हाँ या ना। हाँ सर। और इसका रेडियस है R, इसका मास है M। तो सबसे पहले ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये तो हम बता ही सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होता है? I इंटू ओमेगा होता है ना। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का क्या होगा? mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम L तो मुझे मिल चुका है, mr स्क्वायर ओमेगा। लेट इट बी इक्वेशन 1। दूसरा क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसका? इलेक्ट्रिक करंट I इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज इस पर Q है और ये ओमेगा स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा बाय 2 पाई फ्रीक्वेंसी हो गई। तो 1 सेकेंड में ओमेगा बाय 2 पाई ये पूरा घूम जाएगा, यही मतलब हुआ ना। बोलो। हाँ सर। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज Q मल्टीप्लाइड बाय दिस फ्रीक्वेंसी, दैट इज Q इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये I होगा। हाँ सर। हाँ सर। ये I में किसी को प्रॉब्लम है? तो इस I को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो Q इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई I हो गया, और एरिया इसका हो गया पाई आर स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया Q ओमेगा R स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया मेरा मैग्नेटिक मोमेंट। मुझे मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम पूछा है, यही पूछा है ना। हाँ हाँ सर। सर। सो मैग्नेटिक मोमेंट M अपॉन एंगुलर मोमेंटम L, ये हो गया Q ओमेगा R स्क्वायर बाई 2 होल डिवाइडेड बाय M R स्क्वायर ओमेगा। सो देखोगे ध्यान से तो R स्क्वायर ओमेगा कैंसिल होगा। सो Q अपॉन 2M, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन, मैं दोबारा से यही क्वेश्चन लिखता हूं। फर्क कितना है?
कि इसमें क्वेश्चन नंबर 24 को 25 कर देता हूं और इस रिंग को कट करके डिस्क कर देता हूं। ठीक है, तो डिस्क में क्या होगा, ऐसे ही ऐसे रिंग होंगे बहुत सारे। हाँ सर। तो थोड़ा इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा शायद, कोशिश कीजिए। तो Q by सॉरी, Q by M। नहीं, तो देखो इधर सेम स्टोरी। फर्क कितना है कि पहले ये रिंग था और अब ये डिस्क है। तो डिस्क है, इसका मतलब है अब इसमें मास और चार्ज दोनों थ्रू आउट द सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है हाँ सर। ना। सो ऐसे समझो, ये डिस्क है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस r है, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। इसमें मास और चार्ज दोनों थ्रू आउट द सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो एंगुलर मोमेंटम में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम में तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगुलर मोमेंटम L मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा होगा। हाँ सर। हाँ सर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। हाँ सर। तो ये तो एंगुलर मोमेंटम हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एक मिनट, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम लोगों को I इंटू एल चाहिए होगा। तो क्या करते हैं, यहां से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का अगर हम एक रिंग ले लें तो केवल इस रिंग का जो मैग्नेटिक मोमेंट dm होगा, ध्यान से सुनना सर, ये dm क्या होगा, I इंटू एरिया πx², ऐसा होगा। हाँ सर। I मतलब di, केवल उतने पार्ट का जो करंट है, ऐसा। di क्या होगा, चार्ज dq इंटू फ्रीक्वेंसी f, जैसे पिछली बार किए थे, इंटू πx² होगा। हाँ सर। चार्ज dq क्या होगा, तो टोटल चार्ज q अपॉन एरिया πr² मल्टीप्लाइड बाई ये जो छोटा सा रिंग है उसका एरिया, दैट इज 2πx dx। ये dq होगा। हाँ सर। और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा मेरा ओमेगा अपॉन 2π इंटू πx², ऐसा dm हो जाएगा। होगा सर। तो हाँ, बोलो बोलो, कुछ पूछ रहे हो। सर वो ब्रैकेट वाला कैसे है? ब्रैकेट वाला dq चार्ज है, तो पूरे डिस्क पर चार्ज q है, तो केवल वो जो ग्रीन कलर का रिंग लिया है उस पर चार्ज कितना होगा वो है ब्रैकेट के अंदर। हाँ ठीक है सर। और यहाँ पर x dx, यहाँ पर x²। तो पहले तो ये सब कर दूं मैं, यहाँ पर एक ओमेगा, यहाँ पर एक पाई
और यहाँ पर नीचे फिर 2 पाई और ये x क्यूब और ये dx। देखना कुछ छूटा नहीं है ना। तो ये 2 पाई, ये 2 पाई गया, ये पाई गया, तो ये हो गया मेरा q अपॉन r स्क्वायर x क्यूब dx। ऐसा हुआ। इसको 0 से r तक इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मोमेंट मिल जाएगा। बोलो भाई। हाँ सर। सर ओमेगा भी है। अच्छा, एक ओमेगा भी बचा। ओमेगा। हाँ हाँ, बचा हुआ है यहाँ पर एक ओमेगा। तो x4 का r4/4, तो ये हो जाएगा q ओमेगा r स्क्वायर अपॉन 4। ऐसा हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ सर। अच्छा, तो दोनों का रेशियो पूछा है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या होगा? रेशियो किसका पूछा है? मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो हो गया q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4 और एंगुलर मोमेंटम था m r स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। ऐसा था। तो देखो ये भी आ गया q/2m, वही आंसर जो पहले आया था। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया सर। हो गया? आगे बढ़ो। हाँ सर। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए फिर से। सिमिलर क्वेश्चन में अब क्या करते हैं? पहली चीज तो इसका नंबर 26 कर देते हैं। ये रिंग को हटाकर स्फेरिकल शेल कर देते हैं, मतलब हॉलो स्फेयर। तो शेल भी क्या होगा? इसी तरह के रिंग विंग से ही मिलके बना होगा ना। जरा कोशिश करो अब। सर 3/2 QM आ रहा है। नहीं, आंसर वही आएगा, q/2m ही आएगा। देखिए ये है हॉलो स्फेयर, ये इस हॉलो स्फेयर का एक्सिस है ना। हाँ सर। सो इसमें हम लोग अगर इसके सेंटर से अगर मैं यहां से थीटा एंगल पर एक छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लेता हूं तो ये एक रिंग बनेगा। हाँ सर। बनेगा जिस रिंग का रेडियस होगा कितना? r sin थीटा, है ना। हाँ सर ठीक है।
इसका सरफेस एरिया कितना होगा? तो 2 पाई स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर डी थीटा, आया ना? हाँ सर। तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये डी ए होगा, ये डी ए होगा। तो इस पर चार्ज डी क्यू कितना होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू डी ए। हाँ सर। चार्ज पर यूनिट एरिया इज क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए, that is 2 pi r square sin theta d theta होगा। हाँ सर। तो दिस इज q by 2 sin theta d theta, ये मुझे dq मिल गया। अब अगर ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है तो इस dq के क्रॉसपॉन्डिंग जो करंट होगा वो करंट di क्या होगा? dq इंटू फ्रीक्वेंसी f, दैट इज dq इंटू ओमेगा बाई 2 पाई, होगा ना? हाँ सर। दैट इज कैपिटल Q ओमेगा साइन थीटा डी थीटा अपॉन 2 इंटू 2 पाई, ये di होगा। इस di के क्रॉसपॉन्डिंग जो dm होगा वो क्या होगा? di इंटू एरिया वेक्टर, दैट इज पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज q इंटू ओमेगा अपॉन 4 पाई इंटू साइन थीटा डी थीटा, ये तो dq लिखा मैंने, इंटू पाई आर स्क्वायर पाई। r क्या है? तो कैपिटल R साइन थीटा है, ऐसा होगा? बोलिए। हाँ सर। तो मैं इसको लिख दूंगा Q इंटू ओमेगा अपॉन, ये पाई को हटाएं दो, अपॉन 4, इधर हो गया R स्क्वायर, इधर हो गया साइन क्यूब थीटा डी थीटा। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट मेरा हो जाएगा Q ओमेगा R स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक? थीटा इज इक्वल टू 0 से, 0 से होगा या कहां से होगा? देखने दो मुझे पहले डायग्राम। ये पूरा कवर करना है। अगर मुझे पूरा कवर करना है तो यहां से ऐसे जाएंगे, तो 0 से पाई तक, तो फ्रॉम 0 टू पाई होगा ऐसा? बोलिए। हाँ एक सर। बार लिमिट्स बताइए ना, 0 to पाई वाला। 0 से पाई में ही ये पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा ना। जो डायग्राम मैंने बनाया है उसमें ये थीटा, उसमें ये थीटा, यहां से लेकर यहां तक इसमें पूरा कवर हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है। अब साइन क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बोलो। साइन क्यूब को साइन स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। सर अच्छा, उसके बाद कॉस थीटा को जेड पकड़ लो, तो dz मेरा हो जाएगा माइनस dz हो जाएगा एक्चुअली साइन थीटा डी थीटा, हो जाएगा। हाँ सर। तो ये इंटीग्रेशन आसान दिखता है आपको अब? हाँ सर। तो q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4, और ये इंटीग्रल में हो गया माइनस इधर 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, ऐसा कुछ। सो माइनस क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4, इसका तो जेड हो जाएगा, तो जेड मतलब कॉस थीटा,
उसका z क्यूब बाई 3 दैट इज माइनस cos क्यूब थीटा बाई 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई होगा। तो बस बहुत हुआ, मैं नहीं करने वाला। वैल्यू पुट करो एक एक करके, पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से, उसके बाद लास्ट में वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर तक पहुंचिए। आंसर वही होगा q/2m इसका भी, ठीक है। हाँ जल्दबाजी मत करो, फाइनल स्टेप तक लिखो। और वो पहली बार कर रहे हैं इसलिए इतना लिखना है, शॉर्टकट है, अभी बताता हूँ 2 मिनट में, पहले इसको लिख लो। बोलो बेटा। हाँ सर हो गया। ठीक है, ये कितना आया फाइनली यहाँ पे? ये कितना आया? सो अपॉन 3। 3। अपॉन 3। हाँ सर। अच्छा, तो ये मिल गया। सो मुझे m/l चाहिए, तो m मुझे मिल गया q ओमेगा r² अपॉन 3 एंड एंगुलर मोमेंटम इज i ओमेगा, i इज 2/3 mr² इंटू ओमेगा। तो फाइनली इसमें भी q/2m आया होगा आपको आंसर, ठीक है। अब देखो, तो 3 एग्जाम्पल मैंने करके दिखाए जिसमें कि देखो कि आंसर सेम आता है ना। तो अगर आप करने जाओ तो सॉलिड स्फीयर रहे, कोन रहे, हॉलो कोन रहे, सॉलिड कुछ भी रहे, सब में सेम आता है q/2m। तो यहां से एक शॉर्टकट डेवलप होता है जो मैं चाहूंगा कि आप याद कर लीजिए कि किसी भी शेप साइज का हो, कुछ भी हो, हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो q/2m ही रहेगा। याद रहेगा? सर कोई भी लूप ले, कोई भी क्लोज्ड कंडक्टर नॉन कंडक्टर रहे, हमेशा ये इतना ही होगा, ये फिक्स है, ठीक है। और उतना हम लोगों को पढ़ना नहीं है, बट इसको गाइरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो एज अ नोट आप याद कर लीजिए इसको। ये क्या है, एग्जाम इतना मेहनत इसलिए कराया ताकि आप, क्योंकि ये एज सच कोई फॉर्मूला है नहीं जो आपको याद रहेगा, लेकिन इतना मेहनत हर शेप साइज के कारण जब एक बार कर लिए हैं तो आप इस शॉर्टकट को याद रखिएगा तो आसानी होगी। एक्चुअल में गाइरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं उल्टा L/m को, ठीक है। सो द रेशियो ऑफ, एज अ नोट शॉर्टकट याद रख लीजिए, द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू magnetic moment of a rotating, किसी भी एक्सिस के अबाउट हो, चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग बॉडी is always constant, ठीक है। सो L/m का जो रेशियो होगा ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा और इसकी वैल्यू हमेशा 2m/q होगी,
एज अ शॉर्टकट मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको याद कर लें, ठीक है। ये बहुत सारे हाँ सर। प्रॉब्लम में बहुत सारा टाइम आपका बचाएगा। एग्जाम्पल 2-3 आपने देख ही लिया, ठीक है। तो सर ये शॉर्टकट आपको याद रहना चाहिए। हाँ बोलिए। सर कोई भी एक्सेस के अबाउट ना? कोई भी एक्सिस के बाद ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी में अब हम लोग देखते हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप क्या होता है। तो अब हम लोग सीखेंगे टॉर्क ऑन अ current carrying loop placed in uniform magnetic field. चलिए anyway. So सपोज एग्जाम्पल के लिए वैसे किसी भी शेप साइज का लूप ले सकते हैं, बट आपको समझ आए सिंपल सा उसके लिए एक रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं। तो ये एक रेक्टेंगुलर लूप है मान लीजिए। इस रेक्टेंगुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है मान लो ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे, ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर लूप में मान लीजिए ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, और इस रेक्टेंगुलर लूप में मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इस रेक्टेंगुलर लूप में मान लो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, जैसा मन वैसा कर दो, किधर दे दूं, सपोज ऐसा कर देता हूँ दूसरे कलर से। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, 2 लाइन ड्रॉ कर दिया बस। तो यहां पर अभी लिखना मत, ये है मेरा बी वेक्टर। इस लूप का लेंथ मान लो L है, और इस लूप का विड्थ मान लो B है। कुछ नाम दे देते हैं, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D। तो इस A B C D चारों में हम लोग फोर्स देखते हैं। AB पर फोर्स कितना होगा और किधर होगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट इधर है, तो IDL क्रॉस B अंदर की ओर होगा। तो AB पे पूछ रहे हैं ना? अच्छा सॉरी CB पे तो मैग्नेटिक फील्ड हाँ इधर सर, इनसाइड और द प्लेन। करंट इधर, तो inside. IDL क्रॉस B ऐसा होगा अंदर की ओर। हाँ सर। हाँ सर। तो इस CB पर अब अंदर की ओर दिखा नहीं सकते, तो जस्ट ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। इधर की ओर फोर्स होगा, और Yes, इस sir. फोर्स की वैल्यू हो जाएगी B इंटू आई इंटू बी के बराबर। हाँ सर। फोर्स AB और CD पर 0 होगा, हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। और AD पर फोर्स उतना ही होगा इधर की तरफ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो इसका एक्सिस है, सॉरी, ये जो हमारा लूप का एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये दोनों फोर्स मिला के एक ऐसा टॉर्क जनरेट करेगा। हाँ सर। सर तो ये सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया है, जस्ट जो एग्जांपल आपको समझ में आए। अभी इसका जनरलाइज भी मैं तैयार करता हूं। तो इस एग्जांपल से मुझे क्या समझ आया? तो इस एग्जांपल से पहला टेक अवे मुझे मिला कि एफ नेट तो 0 है, CB और AD पर जितना है दोनों इक्वल अपोजिट है। बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और दूसरा मुझे मिला कि इस पर नेट टॉर्क कितना होगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो BIB इंटू L/2 का डबल, दैट इज BI स्मॉल b इंटू L। ऐसा हुआ हाँ सर। इस डायरेक्शन में कुछ? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो जल्दी से इसको पहले इतना कॉपी कर लीजिए, तब एक जनरल वाला दिखाई देगा, क्योंकि उसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन जरूरी है। तो ये कॉपी कर लेंगे तो दूसरा वाला आपको थोड़ा विजुअलाइज करने में आसानी हो जाएगी, और कुछ नहीं।
लिख लिया सर। लिख लिए? हाँ सर। अब देखो, तो इसमें तो मैंने क्या किया था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कन्वीनियंटली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर मैंने परपेंडिकुलर ले लिया था, हाँ सर। है ना, क्योंकि इसमें समझाना आसान था। तो मैंने क्या किया था, कन्वीनियंटली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ले लिया था। इस लूप का एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की ओर होगा, समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। अब हम एक जनरल चीज के लिए इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें विजुअलाइजेशन में दिक्कत होती, इसीलिए पहले ऐसा वाला सिंपल सा करके दिखाया। अब जनरल ओरिएंटेशन के लिए करके दिखाता हूं। तो अगर मैं एक जनरल ओरिएंटेशन के लिए देखूं, देखिएगा 2 मिनट ध्यान से। अरे नहीं, हाँ इसको ऐसे तो बनाना मुश्किल हो जाएगा, जनरल ओरिएंटेशन, हाँ ये वाला ठीक रहेगा। ऐसे अब ये थोड़ा देखने में लगता है कि अपनी जगह से थीटा रोटेटेड है, ठीक है, बोलिए। हाँ सर। तो अगर इसमें ऐसे सोचते हैं, अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, होगा? हाँ सर। एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ, उल्टा कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। करंट का डायरेक्शन उल्टा करता हूँ तो ड्राइंग करने में आसानी होगी, और कुछ। करंट मान लो क्लॉकवाइज है, हाँ ये ठीक। तो अब इसका एरिया वेक्टर अंदर की ओर होगा, होगा? हाँ सर। अब मेरी तरफ जरा सा ध्यान से देखो, जैसे ये मोबाइल फोन है, ये ऐसा है पहले, तो इसका एरिया वेक्टर अंदर की ओर है। अब अगर हम इसको अपनी जगह से थीटा रोटेट किए इधर, समझ रहे हो? हाँ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल था जैसे पिछले में है, और पिछले में मेरा एरिया वेक्टर ऐसा था, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर था, राइट? अब मैं इसको अपनी जगह से थीटा इधर रोटेट कर दिया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हाँ सर। सर एक बार फिर से बताइए। करवा सर वापस। अभी ऐसे सिनेरियो में ये हुआ मेरा एरिया वेक्टर और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री है। हाँ हाँ सर। अब मैं इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो मेरा एरिया वेक्टर अपनी जगह से थीटा इधर रोटेट हो गया। हाँ सर। तो अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से 90 माइनस थीटा एंगल बनाएगा। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। इस बात को थोड़ा सा दिखाना मुश्किल था, इसीलिए 90 वाला पहले करके दिखाया। तो देखिए, 1 मिनट के लिए देख लीजिए। तो ये हुआ मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और ये हो गया इस पर्टिकुलर केस में एरिया वेक्टर, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। हाँ सर। हाँ सर। अब जो भी नाम दिया था ABCD मुझे नहीं याद है, ये A है मान लो, ये B है, ये C है, ये D है। तो BC और CD पर अभी भी नेट फोर्स 0 होगा इंडिविजुअली। हाँ सर। और
सी डी पर, सी इंटू डी पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, सॉरी करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो आइडियल क्रॉस बी इधर की ओर फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर फोर्स मुझे इधर की ओर लगेगा और यहाँ पर फोर्स मुझे अंदर की ओर लगेगा। इस फोर्स का कंपोनेंट जो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर है, जो कि पहले L/2 था, अब L/2 नहीं रहेगा। सो अब जो मेरा टॉर्क होगा, जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे, अब जो मेरा टॉर्क होगा वो टॉर्क हो जाएगा B इंटू I इंटू B इंटू कॉस थीटा इंटू L/2 इंटू 2, ऐसा। चमका कुछ कि नहीं? सर नहीं सर। नहीं चमका। नहीं समझा, इसका समझना थोड़ा ठीक है। एक काम करते हैं, 1 मिनट और रुको, मैं मिटा देता हूँ, सबको मिटा देता हूँ। जनरल ओरिएंटेशन के लिए क्या है ना, ड्राइंग बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो मैं एक बना बनाया ड्राइंग कॉपी पेस्ट करके बताता हूँ। क्या बुक की ड्राइंग थोड़ी ठीक रहती है। मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं ढूंढता हूँ। ये एक डायग्राम दिख रहा है आपको? सब लोगों को ये डायग्राम दिख रहा है? हाँ सर हाँ दिख रहा है। सर। मैं जो जितना कहता हूँ उतना ही सुनो। ये जो हॉरिजेंटल है, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये मैं जो बनाया था उससे थोड़ा अलग डायग्राम है, तो हो सकता है शायद समझ लो। ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। ये एन कैप है इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। हाँ सर। और यहाँ जो फोर्स लगा, ये फोर्स वही होगा BIB, और यहाँ पर जो फोर्स लगा ये फोर्स यही होगा। अच्छा, मैं भी LB लिखा था, ये भी, अच्छा ये AB लिखा है, L नहीं लिखा, जो भी है, ये भी हुआ BIB। और इस पर फोर्स 0, इस पर फोर्स 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं सर। अब इस डायग्राम का 2 डायमेंशनल डायग्राम जरा देखो। इसका जब 2 डायमेंशनल डायग्राम देखोगे तो यहीं पे ड्रॉ करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा सब लोग। 2 डायमेंशनल डायग्राम का मतलब है कि ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, जहां की अभी मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, ये डॉटेड लाइन की जगह ये है A, ठीक है। हाँ सर। और ये BIB और ये BIB दोनों जो हॉरिजेंटल लाइन था, जो कि इसमें नहीं दिखाया गया है, अभी मैं दिखाता हूं। जो B वाला हॉरिजेंटल लाइन था, इस पर परपेंडिकुलर था A। इससे ऊपर वाला जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था उसमें दिखाया था ना बेटा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ वाला सर। जो एग्जांपल 1 किया था वो, हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। हाँ सर। और ये लेंथ A/2, तो ये डिस्टेंस मेरा हो गया A/2 साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। सर। हाँ सर। हाँ ये मिल सर।
ये डिस्टेंस भी हो गया a/2 sin थीटा। तो इस केस में जो टॉर्क होगा वो टॉर्क आपको दिख रहा होगा BIB इंटू a/2 sin थीटा इंटू 2। हाँ सर। तो ये हो गया BIB इंटू a इंटू साइन थीटा, ऐसा हो गया। हाँ सर। अगर हम इसको जनरलाइज करें तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है हाँ सर। और ये जो B इंटू ए है, IB इंटू ए, यही मैग्नेटिक मोमेंट है अगर याद होगा तो। हाँ सर। तो ये टॉर्क मेरा हो गया M क्रॉस B। ए क्रॉस बी इज AB साइन थीटा होता है ना बेटा। हाँ सर। तो अब दो बातें हो सकती थी, या तो मैं M क्रॉस B लिखूं या B क्रॉस M लिखूं। हाँ तो सर। वो कैसे चेक किया तो वो भी देख लो एक बार। इस एग्जांपल में A वेक्टर ये है n कैप जो लिखा है वो, और B वेक्टर ये है ना। हाँ सर। तो ये जो टॉर्क मिलेगा वो n क्रॉस B करके मिलेगा या B क्रॉस n करके मिलेगा, उससे मुझे डायरेक्शन पता चल जाएगा। हाँ सर। तो वहां से मुझे ये मिल गया टॉर्क इज M क्रॉस B। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रहना चाहिए, बीच का डायग्राम डेरिवेशन आपको कुछ नहीं याद रहेगा, ये टॉर्क आपको याद रहना चाहिए एज अ फॉर्मूला। ठीक है, हाँ सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। ऊपर तक तो किया था ना, टॉर्क से ही बचा है ना। हाँ सर, नीचे ये भी हो गया। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। सर थोड़ा जूम इन कर दीजिए ना, ऊपर वाला लिख लिया, सिर्फ जनरल ओरिएंटेशन लिखना है। ठीक है, अभी कर देता हूँ बेटा, इसमें क्या है। हो गया, आगे बढ़ो क्या। हाँ सर, हो हाँ गया। सर, हो गया। ठीक है, तो ये तो हुआ टॉर्क। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग लूप है तो उस पर टॉर्क लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था तो उस पर भी टॉर्क का यही इक्वेशन था, अगर याद होगा तो। मैग्नेटिक मोमेंट की जगह डाइपोल मोमेंट था और मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड था। हाँ सर। उसमें यही कहानी था ना बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E था उसमें, हाँ सर। है ना। सिमिलरली उसमें भी मैग्नेटिक डाइपोल का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी था। इसमें भी ये जो करंट कैरिंग लूप है इसको मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं, मैंने बोला था पहले भी। तो मैग्नेटिक डाइपोल की अब पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे।
तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कोई रेफरेंस लेना जरूरी है ना? हाँ सर। तो हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं जब एंगल बिटवीन, जो मैंने पहले दिया था आपको फर्स्ट केस में, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इज 90 डिग्री, तो उसको हम लोग एक रेफरेंस पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब उस रेफरेंस से थीटा एंगल कहीं भी रोटेट करने में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। हाँ या ना? पोटेंशियल एनर्जी का यही डेफिनेशन है ना? हाँ सर। तो इस पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि दिस पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। So this is integral of torque into d theta from theta is equal to 90 degree to any orientation theta। हाँ या ना? हाँ सर। तो टॉर्क अभी हम लोगों ने देखा था एम बी साइन थीटा होता है। तो एम Yes, बी sir. साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा, होगा ऐसा? हाँ सर। तो ये फिर मुझे ऐसा मिल गया m इंटू बी साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, लोअर लिमिट 90 डिग्री, अपर लिमिट थीटा, कॉस 90 0 होता है, तो ये माइनस एम बी कॉस थीटा हो गया। तो यहां से हम एक जनरल इक्वेशन बता सकते हैं कि u इज माइनस ऑफ m डॉट बी, होगा ऐसा? हाँ सर। डाइपोल का भी एनर्जी कुछ ऐसा ही था ना, माइनस ऑफ p क्रॉस p डॉट ई। हाँ सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। सो हो गया। हो गया? हो गया सर। हाँ सर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन कीजिए। एक क्वेश्चन जिसमें कि जितनी चीजें अभी पढ़े हैं, टॉर्क वॉर्क दुनिया जान सब आ जाएगा, वो वाला एक क्वेश्चन लीजिए। दिख रहा है प्रॉपरली? सर। हाँ सर दिख रहा है। इसका डायग्राम भी देता हूँ।
ये साथ में इसका डायग्राम। कोशिश कीजिए इसमें टॉर्क, एनर्जी सब एक साथ जितना भी पढ़े हैं सब शायद फॉर्मूला यूज है, फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए इधर, जिसका नहीं हुआ इधर देखिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था एनर्जी की कहानी। तो जो वर्क डन हमारा होगा, ये वर्क डन क्या होगा? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी होगा ना। तो फाइनली दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो m इंटू बी इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस विथ माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस m इंटू बी इंटू कॉस 0 डिग्री। समझ आया? हाँ सर। तो कॉस 90 तो 0 होता है, तो सीधे m इंटू बी के बराबर होगा। m क्या होगा? n इंटू आई इंटू a इंटू बी। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है? 250। 250। हर टर्न में करंट कितना दिया है? 100 माइक्रो एम्पियर। 100 माइक्रो एम्पियर। सो 100 माइक्रो ही रहने दो, माइक्रो एम्पियर। एरिया पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है? सर एरिया ही दे दिया है। अच्छा एरिया एरिया दिया हुआ है कितना एरिया दिया है? सर 2.52 into 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कितना बोला आपने? 2.52 52 into 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁴। ये एरिया ही हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड भी कितना दिया है? 0.85। सर 0.85 टेस्ला। 0.85। तो यहाँ पर एक माइक्रो है ही, तो ये मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा 250 इंटू 100 इंटू 2.52 इंटू 0.85 इंटू 10⁻⁻⁴। दिस मच माइक्रोजूल। तो 2, 3 और यहाँ पर फिर 2.5 कर देते हैं, तो ये 4 गया। तो फाइनली 2.5 इंटू 2.52 इंटू 0.85 इतना माइक्रोजूल होगा। हाँ सर। ये मल्टीप्लाई होकर कितना होता है? बोलिए। तो 5.38 आता है ऑलमोस्ट। ठीक है चलेगा। तो 5.38 माइक्रोजूल ये हमारा आंसर हो गया। कॉपी कर लीजिए। लिख लिया सबने? हाँ सर। अच्छा, एससीवी में वो जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड जिससे हम लोग कर रहे थे वो आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है? उसमें जो भी बचा हुआ है। और लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं ये टॉर्क और इस पर एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें शायद एक भी नहीं पूछोगे बट फिर भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड एससीवी का कंप्लीट आप पूरा कर सकते हैं, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर। और जो असाइनमेंट्स दिए हैं मैंने उसमें आज एक टॉर्क वाला असाइनमेंट दे दूंगा, वो कर लीजिएगा। तो गोइंग बाय द एससीवी के सीक्वेंस से हम लोगों का एक चैप्टर हो गया। क्लियर है? ठीक है हाँ सर। ओके। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। या
वेलकम थैंक यू थैंक सर। यू सर, वेलकम बाय सर। बाय